कुछ देर बाद जब मैंने अपना मोबाइल चेक किया तो उसके अंदर नेटवर्क आ गया था। मैंने करण को फोन करके कहा वो अभी इसी वक्त डॉक्टर रूपम पराते को लेकर मेरे पास आ जाए। वो मुझसे जानना चाह रहा था कि क्या हुआ है, पर मैंने उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। बस तू जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जा। तारीख 18 अप्रैल 2017 सुबह 6 बजे। नित्या की हालत और खराब होती जा रही थी। रात भर में नित्या के बारे में सोचता रहा कि आखिर वो किससे अपनी जान बचाकर भाग रही थी। मैं जानना चाहता था कि वो मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी। अगर उसे मैं पसंद नहीं था तो बता देती, यूं छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी। मैं नित्या के होश में आने का इंतजार कर रहा था, पर नित्या को अभी तक होश नहीं आया था। उसकी फिक्र मुझे सताए जा रही थी। मैं नित्या के पास बैठकर उसका माथा सहला ही रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो देखा डॉक्टर रूपम पराते और करण आए थे। डॉक्टर रूपम पराते की उम्र 45 साल थी, पर उनका दिल अभी भी जवान था। किसी ने कहा था ना, इमारत भले ही पुरानी हो जाए पर नींव हमेशा मजबूत रहती है। ये शायद इनके लिए ही कहा गया था। डॉक्टर साहब का वजन करीब 105 किलो था। जब वो अपना मुंह फाड़कर हंसते थे तो उनकी तोंद हिलने लग जाती थी। उनकी हंसी इतनी फेमस थी कि उसकी आवाज सुनकर हर कोई समझ जाए कि ये हंसी डॉक्टर साहब की है। डॉक्टर साहब ने शादी अभी तक नहीं की थी। कहते थे शादी एक कैद की तरह होती है और यदि शादी के बाद बच्चा हो जाए तो वो कैद उम्र कैद में तब्दील हो जाती है। मैंने सफेद रंग की शर्ट पहनी थी, इसलिए नित्या को उठाते वक्त उसके खून के कुछ निशान मेरी शर्ट के ऊपर लग गए थे। खून के निशान देखकर करण बहुत घबरा गया और पूछने लगा, तू ठीक तो है ना विराट? तब ठीक तो है। और ये खून कैसा है तेरी शर्ट पर? मैं करण के सारे सवालों का जवाब देता, पर वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो बस घबराए जा रहा था। घबराता भी कैसे नहीं? आखिर उसने उसकी जान से भी ज्यादा प्यारे भाई के शर्ट पर खून के निशान जो देखे थे। मैंने करण का हाथ पकड़ा और उसे उस कमरे में ले गया जहां पर नित्या थी। हमारे पीछे पीछे डॉक्टर साहब भी आ गए। जब करण और डॉक्टर साहब ने नित्या को देखा तो दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। करण ने मुझसे हैरानी से पूछा, ये तो नित्या है ना? इसे इतनी सारी चोट कैसे लगी और ये कहां चली गई थी? सवाल जवाब बाद में होते रहेंगे, पहले मुझे नित्या का इलाज करने दो। इसे बहुत चोटें आई हैं, डॉक्टर साहब ने कहा। 3-4 घंटों में डॉक्टर साहब ने नित्या का इलाज कर दिया। अब बस इंतजार था तो उसके होश में आने का। मैंने करण और डॉक्टर साहब को सारा किस्सा बता दिया था कि नित्या मुझे कब और कैसे मिली। तारीख 20 अप्रैल 2017। 2 दिन बीत गए थे, पर अभी तक नित्या को होश नहीं आया था। ये 2 दिन सिर्फ मैं ही जानता था कि मैंने कैसे काटे थे। मेरे अंदर सवालों का एक पहाड़ बन गया था। हम तीनों हॉल में बैठे थे, तभी नित्या के कमरे से उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मैं भागते हुए नित्या के कमरे की तरफ जाने लगा। मेरे पीछे पीछे करण और डॉक्टर साहब भी आ गए। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा नित्या होश में आ चुकी थी। नित्या ने मेरी तरफ उंगली करते हुए पूछा, कौन हो तुम? नित्या के मुंह से ये शब्द सुनकर मैं हैरान हो गया था। करण और डॉक्टर साहब भी नित्या को गंभीरता के साथ देखने लग गए। नित्या अपने आसपास देखने लगी। कुछ देर बाद उसने अपनी तरफ उंगली करते हुए पूछा, मैं कौन हूँ? मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? डॉक्टर साहब सब समझ गए थे कि मामला क्या था। तुम दोनों बाहर चले जाओ, मुझे नित्या का
चेकअप करने दो। करण और मैं कमरे से बाहर चले आए। 1 घंटे बाद डॉक्टर साहब नित्या का चेकअप करके बाहर निकले। जैसे ही डॉक्टर साहब बाहर निकले, मैं बौखलाहट के साथ उनके पास गया और पूछने लगा, क्या हुआ डॉक्टर साहब? मेरी नित्या ठीक तो है ना? डॉक्टर साहब ने मेरे कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, विराट, बात यह है कि नित्या अपनी याददाश्त खो चुकी है, और उससे भी बुरी बात यह है कि तुम्हारी कार से एक्सीडेंट हो जाने के कारण नित्या के दोनों पैर पैरालाइज हो गए हैं। अब वो शायद ही जिंदगी में कभी चल पाए। क्या आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? मैंने चौंक कर कहा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। विराट, यही हकीकत है। सच को कोई झुठला नहीं सकता। उसे एक न एक दिन हम सबको कबूल करना ही पड़ता है। डॉक्टर साहब ने हमदर्दी भरे लहजे में कहा, हे भगवान, ये मेरे हाथों क्या हो गया? जिससे मैं प्यार करता था उसका ही एक्सीडेंट तूने मेरे हाथों करवा दिया। मेरे आंसू फूट पड़े। मुझे रोता देखकर करण पास आया और मुझे संभालने लगा। ये मैंने क्या कर दिया? क्या नित्या अब कभी भी नहीं चल पाएगी? मैंने रोते हुए डॉक्टर साहब से पूछा। नहीं विराट, नित्या चलेगी, बस इंतजार करो, नित्या ठीक हो जाएगी, देखना तुम। करण ने दिलासा देते हुए कहा। नित्या को हमें मेरे अस्पताल में भर्ती करवा देना चाहिए और पुलिस को भी खबर कर देनी चाहिए। हो सकता है कि वो नित्या के बारे में कुछ पता लगा पाए, डॉक्टर साहब ने कहा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। आप लोग देख रहे हो ना नित्या की हालत। वो अपनी याददाश्त के साथ अपने पैर भी खो चुकी है। पता नहीं जब पुलिस आएगी तो उससे क्या क्या सवाल पूछेगी। मैं नित्या को अब किसी परेशानी में नहीं देख सकता। वैसे भी नित्या की हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। मेरी ये बात सुनकर करण को गुस्सा आ गया। क्या कहा? तू है जिम्मेदार? कैसे विराट? तू समझ नहीं रहा है। ये नित्या नाटक कर रही है। ये क्या बोल रहा है तू करण? सूरत देख उस बेचारी की। उसे तो खुद नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। जिसके साथ खुद भगवान नाटक कर रहे हो, वो किसी और के साथ क्या नाटक करेगी? मैंने भी गुस्से में कहा, विराट, तू मेरी बात को समझ। ये नित्या भरोसा करने लायक लड़की नहीं है। तू जानता है ना, ये तुझे छोड़कर चली गई थी। फिर क्यों तू इस पर भरोसा कर रहा है? करण, प्यार भरोसे पर ही तो टिका होता है ना। और जरूरी थोड़ी है जो एक बार दिल तोड़े वो बार बार दिल तोड़ेगा। हो सकता है नित्या की कोई मजबूरी रही हो। क्या मजबूरी रही होगी विराट? करण ने पूछा। करण का सवाल सुनकर मैं चुप हो गया, क्योंकि मेरे पास करण के सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं खुद नहीं जानता था कि नित्या मुझे छोड़कर क्यों गई थी। कुछ देर बाद करण ने फिर कहा, विराट, मुझे तो लग रहा है तू पागल हो गया है नित्या के प्यार में। हाँ, हो गया हूं मैं पागल। अगर नित्या के लिए मुझे पागल भी बनना पड़े तो मैं वो भी बनने के लिए तैयार हूं। मैंने गुस्से में कहा, विराट, करण की बात समझने की कोशिश करो। तुम जानते ही क्या हो नित्या के बारे में। डॉक्टर साहब ने भी मुझे समझाते हुए कहा, हाँ, मानता हूं कि मुझे नित्या के बारे में कुछ नहीं पता, पर इतना पता है कि मेरे सीने में जो दिल है वो सिर्फ नित्या के लिए धड़कता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नित्या का साथ किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। करण, तूने ही कहा था ना, हमें प्यार किसी की सूरत व धन दौलत देखकर नहीं होता, वो बस हो जाता है। वही प्यार मुझे हुआ है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? नियति हमें मिलाना चाहती है। क्यों हर बार नित्या मुझे ही मिलती है? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ये सिर्फ इत्तेफाक है और कुछ नहीं। कुछ दिन नित्या से दूर रहेगा तो सब भूल जाएगा। करण ने कहा, वाह करण, क्या बात कही। कुछ दिन, पूरे 2 महीने से गायब थी नित्या। देखा था ना तूने?
क्या हालत हो गई थी मेरी नित्या के बगैर। जिंदा लाश बन गया था मैं नित्या के बिना नहीं जी सकता यार। वो मेरे दिल की धड़कन बन गई है। समझ मेरी बात को, अगर वो मेरे पास नहीं रहती तो मेरा दिल धड़कता नहीं है। अब कैसे समझाऊं मैं तुझे। मेरी बात सुनकर करण और डॉक्टर साहब समझ गए थे कि मैं नित्या से बहुत प्यार करता हूँ और उनके समझाने पर भी समझने नहीं वाला। मैं नित्या के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ और प्यार इसी को कहते हैं जहाँ पर आप सिर्फ दुनिया से नहीं बल्कि भगवान से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। डॉक्टर साहब ने हार मानते हुए कहा, ठीक है विराट, यदि तुम चाहते हो कि हम नित्या को अस्पताल में भर्ती न करें तो हम नहीं करेंगे, पर उसके लिए तुम्हें उसका पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। मैं बीच बीच में आता रहूंगा नित्या का चेकअप करने के लिए, और हाँ, उसका ख्याल रखने के लिए एक नर्स भी भेज दूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब, यदि उस नर्स ने पुलिस को खबर कर दी तो? करण ने पूछा। तुम उसकी फिक्र मत करो, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, पर याद रहे नित्या को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि उसका एक्सीडेंट विराट के हाथों हुआ है, और ना ही ये कि विराट उसे पहले से जानता है, वरना दिक्कत हो सकती है। करण ने हैरानी के साथ डॉक्टर साहब से पूछा, पर डॉक्टर साहब, यदि हम नित्या का अतीत उसे याद दिलाने की कोशिश नहीं करेंगे, न ही उसके सामने कभी उसके अतीत का जिक्र करेंगे, तो उससे क्या कहेंगे जब वो हमसे पूछेगी कि हम उसकी मदद क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर साहब ने कुछ सोचते हुए कहा, हम बस उससे ये कहेंगे कि हम इंसानियत के नाते उसकी मदद कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात समझ गया। जैसा आपने कहा हम वैसा ही करेंगे। मैंने कहा, हम नित्या को तेरे बंगले में ले चलते हैं। नित्या वहाँ पर ज्यादा अच्छे से रह सकेगी। वहाँ पर काम करने के लिए नौकर भी है। यहाँ पर तू अकेला पड़ जाएगा। वैसे भी पता नहीं ये बंगला किसका है। करण ने बंगले के चारों तरफ देखते हुए कहा, नित्या का। ये बंगला नित्या का है, मैंने जवाब दिया। ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए थे। क्या कहा? तुझे कैसे पता? डॉक्टर साहब और करण ने एक साथ चौंक कर पूछा। मैंने सामने की दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो। जब डॉक्टर साहब और करण ने दीवार की तरफ देखा तो दोनों के होश उड़ गए। उस दीवार पर एक तस्वीर लगी हुई थी जिसमें नित्या एक आदमी के साथ थी। वो आदमी नित्या के कंधों पर हाथ रखे हुए था। दोनों ही बहुत खुश दिख रहे थे। देखने से लग रहा था वो नित्या के पिता थे। करण ने वो तस्वीर वहां से निकालकर अपने हाथ में लेते हुए कहा, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये बंगला नित्या का है। हाँ करण, तूने एकदम सही कहा, मैंने कहा। पर नित्या के पिता अभी कहाँ पर हैं? डॉक्टर साहब ने हैरानी के साथ पूछा। यही तो अब हमें पता करना है। करण, तू ये तस्वीर ले जा और आसपास के पुलिस स्टेशन में पता कर, किसी आदमी के लापता होने की किसी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है क्या? पर याद रहे, किसी को तुझ पर शक ना हो। तब तक मैं नित्या का ख्याल रखूंगा। हो सकता है नित्या को इस बंगले में कुछ याद आ जाए। विराट ने कहा। ठीक है, करण ने कहा। डॉक्टर साहब और करण वहां से चले गए। मैंने डॉक्टर साहब और करण को अलविदा कहकर अभी दरवाजा लगाया ही था, तभी नित्या के कमरे से बर्तन के गिरने की आवाज सुनाई आई। भागते हुए मैं नित्या के कमरे की तरफ जाने लगा। जब वहां पर पहुंचा तो देखा कि नित्या बेड के बीच में लेटी हुई थी। नित्या के हाथ पैर और सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। नित्या के बगल में टेबल पर पानी का जग रखा हुआ था। नित्या पानी पीना चाहती थी, पर हाथ में पट्टी बंधी होने के कारण गिलास नहीं उठा पा रही थी। नित्या अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रही थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। इस दर्द के कारण वो रोने लगी।
नित्या को ऐसी हालत में देखकर मैं भी अपने आंसुओं को बहने से नहीं रोक पाया और दरवाजे पर खड़े होकर रोने लगा। अपने आंसू पोंछकर नित्या के पास गया और टेबल पर से गिलास उठाकर अपने हाथों से उसको पानी पिलाने लगा। नित्या को मेरे हाथों से पानी पीना बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वो क्या करती, उसके पास और कोई चारा नहीं था, वो मजबूर थी। नित्या ने रोते रोते पानी पी लिया। नित्या ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, कौन हूं मैं और मेरी ऐसी हालत कैसे हुई? एक पल के लिए मुझे लगा कि नित्या को सारी सच्चाई बता दूं, पर फिर डॉक्टर साहब की बात याद आई। उन्होंने नित्या को कुछ भी बताने के लिए मना किया था। मैंने नित्या से झूठ बोलते हुए कहा, किसी ने आपका एक्सीडेंट कर दिया था। मैं अपने घर जा रहा था और रास्ते में आप मुझे मिल गई थी, तो मैं आपको यहाँ अपने घर ले आया। मुझे नहीं पता आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं। मैं कब से यहाँ पर हूँ? आप 2 दिन से यहाँ पर हैं। क्या 2 दिन से? शुक्रिया आपका मेरी जान बचाने के लिए। पता नहीं यदि आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। क्या कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ रह सकती हूँ, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती? हाँ, क्यों नहीं। आप जब तक चाहें यहाँ पर रह सकती हैं। इसे आप अपना ही घर समझिए। मैंने मन ही मन सोचा कि पता नहीं तब क्या होगा जब नित्या को पता चलेगा कि उसका एक्सीडेंट किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही कार से हुआ था और मैं उसे पहले से जानता हूँ। मेरे जहन में उस वक्त बहुत सारे सवाल थे, पर मैं नित्या से कुछ नहीं पूछ सकता था। उसकी जिंदगी तो खुद उसके लिए एक सवाल बन गई थी। नित्या दिन भर रोती रही और मैं चाहकर भी उसके आंसू नहीं रोक सका। मैंने सोच लिया था, आज के बाद मैं नित्या की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मैंने नित्या के लिए उसकी मनपसंद सब्जी भिंडी बनाई थी, ये सोचकर कि नित्या को भले ही अपना अतीत याद न आए, पर बस ये याद आ जाए कि हम पहले भी मिल चुके हैं। मेरे लिए यही बहुत था। मैंने खाना ले जाकर नित्या के कमरे में रख दिया था। 1 घंटे बाद जब मैं वापस आया तो देखा खाना वैसा का वैसा रखा हुआ है। नित्या रोटी तोड़ने की कोशिश तो कर रही थी, पर तोड़ नहीं पा रही थी। उसके दोनों हाथों में पट्टियां जो बंधी हुई थी। जब नित्या को ये एहसास हुआ कि मैं उसके कमरे में आ गया हूँ, तो वो सीधी बैठ गई। मैं नित्या के पास जाकर बैठ गया, फिर अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। जब मैंने उसे पहला निवाला खिलाया तो वो मेरी तरफ देखने लगी। मैं उसकी आंखों में डूब गया और वो मेरी आंखों में डूब गई। कुछ पल के लिए मुझे लगा उसे सब कुछ याद आ गया, पर शायद ये मेरा बस एक वहम था। नित्या की निगाहों में मुझे साफ नजर आ रहा था कि उसके मन में बहुत सारे सवाल थे जो वो मुझसे पूछना चाहती थी, पर वो नहीं पूछ रही थी। और मैं कहाँ उसके किसी भी सवाल का जवाब दे पाता। नित्या ने खाना खा लिया था। उसने अपनी दवाई खाई और सो गई। मैं भी नित्या के पास कुर्सी लगाकर सो गया, यही सोचकर यदि रात में नित्या को प्यास लगी तो वो पानी कैसे पिएगी। तारीख 21 अप्रैल 2017, रात 3 बजे। मेरा सिर दर्द के मारे फटा जा रहा था और जब भी मेरा सिर दर्द होता था मैं सिगरेट के 1-2 कश मार लिया करता था। मेरी जेब में सिगरेट के 3-4 पैकेट हमेशा रखे हुए रहते थे। मैंने सिगरेट जलाई और पीने लगा। अभी मैंने बस 2-3 कश ही खींचे थे कि नित्या के खांसने की आवाज सुनाई देने लगी। शायद ये खांसी नित्या को मेरी सिगरेट के धुएं के कारण ही आ रही थी। मैं नित्या के पास गया और उसे पानी पिलाया। मेरे दूसरे हाथ में सिगरेट थी, जिस कारण नित्या और जोर जोर से खांसने लगी।
मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया था। मैं उसी वक्त नीचे गया और सारे सिगरेट के पैकेट फेंक दिए। मैंने उस दिन से फैसला कर लिया था कि आज के बाद जिंदगी में कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा। जब मैं नित्या से सॉरी बोलने वापस उसके कमरे में गया, तब तक वो सो चुकी थी। नित्या के कपड़े और पट्टियां बदलने के लिए नर्स सुबह शाम आ जाती थी, जिसका नाम था रूबी खान। रूबी डॉक्टर साहब की बहुत अच्छी दोस्त थी। डॉक्टर साहब ने उसे सब समझा दिया था। रूबी शादीशुदा स्त्री थी, जिस कारण वो दिन भर नित्या का ख्याल नहीं रख सकती थी। वो सिर्फ 2 वक्त आती थी और 1 घंटे में चली जाती थी। जिस नित्या से पहले मेरी मुलाकात हुई थी, वो इस नित्या से बिल्कुल अलग थी। पहले वाली नित्या के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और अब वाली नित्या के चेहरे पर हमेशा उदासी। मैं चाहकर भी उसकी उदासी को दूर नहीं कर पा रहा था। मैं रोज उसे तन्हाइयों से घिरा देखता था। रोज वो खुद से लड़ती थी। पूरा दिन वो अपनी खामोशियों के साथ अपने कमरे में बिताती थी। नित्या हमेशा डरी डरी रहती थी, जैसे उसे किसी से खतरा था। 1 महीना बीत चुका था, पर मैंने कभी नित्या को हंसते हुए नहीं देखा। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार नित्या को हंसते हुए देखा था। तारीख 22 मई 2017, रात 12 बजे। नित्या बेड पर सो रही थी और मैं पास रखी कुर्सी पर सो रहा था। दोनों गहरी नींद में थे कि तभी जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देने लगी। खट खट खट। कोई दरवाजा इतनी जोर जोर से खटखटा रहा था कि नित्या की नींद खुल गई थी। विराट, विराट उठो, नित्या ने मुझे आवाज लगाते हुए कहा। मैं इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि मुझे नित्या की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। नित्या के बगल में ही तकिया रखा हुआ था। उठो विराट, उठो। नित्या ने वो तकिया मेरी तरफ फेंकते हुए कहा। जैसे ही वो तकिया मुझ पर गिरा, मेरी झट से नींद खुल गई। कौन है, कौन है? मैंने बौखलाहट के साथ कहा। मैं हूं विराट, नित्या ने धीरे से कहा। नित्या को देखकर मैं शांत हो गया। क्या हुआ, आपको नींद नहीं आ रही क्या? मैंने नित्या से पूछा। कोई नीचे दरवाजा खटखटा रहा है। क्या कहा? कोई दरवाजा खटखटा रहा है? वो भी इतनी रात को? मैंने हैरानी के साथ पूछा। कोई अभी भी जोर जोर से दरवाजा खटखटाए जा रहा था। इतनी रात में कौन होगा? नित्या ने डरते हुए कहा। पता नहीं कौन होगा। आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। आप मुझे भी अपने साथ नीचे ले चलिए, अकेले मुझे यहाँ घुटन सी होती है। मैंने नित्या को अपने सहारे से उठाया और धीरे धीरे अपने साथ सीढ़ियों से नीचे ले आया। जब हम दोनों नीचे पहुंचे, कोई तब भी जोर जोर से दरवाजा खटखटाया जा रहा था। मैं धीरे से दरवाजे के पास गया। दरवाजा खोला तो देखा दरवाजे पर डॉक्टर साहब और करण खड़े हुए थे। आप दोनों इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? तब ठीक तो है ना? मैंने हैरानी के साथ पूछा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। डॉक्टर साहब और करण दोनों एक साथ गाने लग गए। फिर मुझे याद आया कि आज तो मेरा बर्थडे है। तू भूल सकता है विराट, पर मैं नहीं भूल सकता, करण ने मुझे गले लगाते हुए कहा। शुक्रिया मेरे भाई, मैंने भी करण को गले लगते हुए कहा। डॉक्टर साहब ने अपने हाथ में केक का डिब्बा पकड़ा हुआ था। उन्होंने केक को टेबल पर रख दिया और उसके चारों तरफ मोमबत्तियां लगा दी और उन्हें जलाया नहीं। इन्हें आप जलाइए, डॉक्टर साहब ने नित्या की तरफ देखते हुए कहा। नहीं डॉक्टर साहब, मैं नहीं, आप ही जला दीजिए, नित्या ने घबराते हुए कहा। क्यों भाई, क्या आप अपने दोस्त के जन्मदिन पर कुछ नहीं करोगी?
हमारा काम था केक लाना, अब आगे का काम आपका है। डॉक्टर साहब के दबाव देने पर नित्या ने उनके हाथ से माचिस ले ली और मोमबत्तियां जलाने लगी। नित्या मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी। मैं मोमबत्ती फूंकने ही वाला था, तभी करण ने मुझे रोकते हुए कहा, रुक जा भाई, रुक जा, इतनी जल्दी किस बात की है? मोमबत्ती फूंकने से पहले कुछ मांग तो ले। कहते हैं जन्मदिन के अवसर पर मोमबत्ती फूंकने से पहले जो मांगते हैं वो जरूर मिलता है। मैं मांगता भी तो क्या मांगता, मेरी दुनिया तो मेरे सामने ही बैठी हुई थी, नित्या। बस नित्या को खुश देखना चाहता था। मैंने वही मांगा और नित्या की तरफ देखने लगा। विराट, केक सामने नहीं, नीचे रखा है, करण ने मेरी टांग खींचते हुए कहा। मैंने केक काटा और सबसे पहले करण को खिलाने लगा। तभी मेरी नजर करण के हाथ पर पड़ी। करण अपने हाथ में पीठ के पीछे कुछ छुपा रहा था। करण, ये तू पीठ के पीछे क्या छुपा रहा है? मैंने हैरानी के साथ करण से पूछा। नहीं यार, कुछ भी नहीं छुपा रहा, करण ने मना करते हुए कहा। कुछ तो है, बताना, मैंने करण का हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं यार, कुछ नहीं है, करण ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। करण ने अपने हाथ में एक गिफ्ट पकड़ा हुआ था। मैंने वो गिफ्ट करण के हाथ से छीन लिया। अच्छा, तो तू मेरे लिए गिफ्ट लाया था, फिर देने में इतना नाटक क्यों कर रहा था? बस यार, ऐसे ही तुझे सताने में मजा आता है, करण ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। जब मैंने उस गिफ्ट को खोला तो देखा उसके अंदर एक घड़ी रखी हुई थी। दिखने में वो आम घड़ी की तरह लग रही थी, पर वो आम घड़ी नहीं थी। उसमें सुई के पीछे डिस्प्ले में एक आयताकार जगह थी जिसमें तारीख दिख रही थी। ये कैसी घड़ी है करण? मैंने हैरानी के साथ करण से पूछा। ये कोई ऐसी वैसी घड़ी नहीं है, इसमें आज से 50 साल पहले और आज से 50 साल बाद तक का वक्त और दिन देख सकते हैं, करण ने बताया। वाह यार, ये तो बहुत अच्छी घड़ी है, मैंने खुश होते हुए कहा। मेरे चेहरे की खुशी देखकर साफ था कि मुझे वो घड़ी बहुत पसंद आई थी। चलो भाई, केक तो कट गया और गिफ्ट भी मिल गया, अब कुछ गाना बजाना हो जाए, डॉक्टर साहब ने फरमाइश की। हाँ डॉक्टर साहब, ठीक कहा आपने, करण ने डॉक्टर साहब का साथ देते हुए कहा। नहीं नहीं, रहने दीजिए डॉक्टर साहब, मैंने मना करते हुए कहा। क्यों रहने दें? तुम्हारा बर्थडे थोड़ी रोज रोज आता है, वैसे भी बहुत कम मौके होते हैं जब हम सब मिल पाते हैं, करण ने कहा। हाँ सही कहा करण, कल से तो वैसे भी सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे, मैं अस्पताल में और तुम ऑफिस में। करण अपने साथ गिटार लेकर आया था। करण ने गिटार मेरे हाथ में रखते हुए कहा, चल अब शुरू हो जा। अरिजीत सिंह के फैन? अरे नहीं नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले करण ने कहा, अरे ऐसे कैसे नहीं, अब ज्यादा नाटक मत कर, ठीक है ना, चुपचाप गाना गा, समझा? मुझे गिटार बजाना तो आता था, पर गाना गाने के लिए साथ में कोई साथी चाहिए था। मैं जानता था डॉक्टर साहब और करण के गले में से फटे हुए ढोल की आवाज निकलती थी, इसलिए मैंने नित्या से गाना गाने के लिए पूछा, पर नित्या ने मना कर दिया। फिर मुझे अकेले ही गाना गाना पड़ा। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। मैं नित्या की सूरत देख देख कर गाना गा रहा था, फिर एकदम से रुक गया। नित्या की सूरत में से कुछ ऐसा देखा कि मेरे लबों से एक भी अल्फाज नहीं निकल पा रहे थे। मुझे अचानक यूं रुकता हुआ देखकर नित्या ने प्यार से कहा, गाओ ना। आप रुक क्यों गए? नित्या की आवाज सुनकर
मैंने वहीं से गाना गाना शुरू कर दिया जहां से छोड़ा था। जैसे ही मैंने गाना गाना शुरू किया, नित्या भी मेरे साथ गाना गाने लग गई। जाने तू या जाने ना, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। नित्या गाना गा रही थी और मैं गिटार बजा रहा था। हम दोनों साथ साथ जुगलबंदी करने लगे। नित्या सिर्फ गाना नहीं गा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने दिल की बात गाने के जरिए मुझसे कह रही थी। गाने होते ही ऐसे हैं जो कभी कभी हमारी परिस्थितियों पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। वैसे भी गाने हमारी असल जिंदगी के एहसासों को महसूस करके ही तो बनाए जाते हैं, तो उनसे एक अपनापन सा लगना लाजमी है। गाना खत्म होने के बाद करण ने अपनी नादानियों से नित्या के चेहरे पर मुस्कान लाना शुरू कर दिया। उस दिन पहली बार मैंने नित्या को हंसते हुए देखा था। ऐसा लग रहा था मेरी पुरानी नित्या वापस आ गई। वही मुस्कान, वही रौनक वापस लौट आई थी। अगर खुदा ने वक्त की डोर मेरे हाथों में दी होती तो मैं उन पलों को वहीं रोक लेता, कहीं कैद करके रख लेता उन लम्हों को। मैं नित्या को जिंदगी भर ऐसे ही हंसते हुए देखना चाहता था और उसके लिए मैं कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार था। तारीख 26 मई 2017, सुबह 7:30 बजे। करण मुझसे मिलने के लिए बंगले में आया हुआ था और उस वक्त नित्या ऊपर वाले कमरे में सो रही थी। तुझे कुछ पता चला करण, नित्या के पिता के बारे में? नहीं, कुछ पता नहीं चला। आसपास के सभी इलाकों में पता कर लिया, लेकिन किसी भी पुलिस स्टेशन में किसी भी आदमी के लापता होने की खबर नहीं मिली। यहाँ तक कि मुर्दा घरों में भी पता कर लिया, पर उन्हें कोई भी लावारिस लाश नहीं मिली। हमें कुछ दिन और तहकीकात करनी चाहिए। हो सकता है हमें कुछ पता चल जाए। सिर्फ नित्या के पिता ही हैं जो हमें नित्या के बारे में कुछ बता सकते हैं, वरना हमें नित्या के बारे में कभी कुछ पता नहीं चलेगा। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि नित्या मुझे छोड़कर क्यों गई थी। हाँ विराट, तू ठीक कह रहा है, मैं पता करता हूँ, तू फिक्र मत कर। करण की बात सुनकर मैंने अपना सिर हाँ में हिला दिया। कुछ देर बाद करण ने कहा, मैं तुझे देखकर बहुत खुश हूँ विराट। मुझे मेरा 6 महीने पहले वाला दोस्त वापस मिल गया। हे भगवान, शुक्रिया आपका जो आपने मेरे दोस्त की जिंदगी में नित्या को वापस भेज दिया। शुक्रिया बाद में करना करण, पहले मेरा एक काम कर दे। हाँ बोलना, क्या काम है? आज से कंपनी के सारे काम तुझे ही संभालने हैं। अब तू ही मालिक है, मैं कंपनी में अब नहीं आऊंगा। ये क्या बोल रहा है तू विराट? मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठा सकता हूँ? प्लीज करण, समझने की कोशिश कर। अब नित्या ही मेरी दुनिया है। मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त अब नित्या के साथ बिताना चाहता हूँ। हाँ, मैं समझ सकता हूँ विराट, पर यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तुझे लगता है मैं इतनी बड़ी कंपनी संभाल सकता हूँ? हाँ करण, मुझे तुझ पर भरोसा है, तू कर सकता है। ठीक है, फिर मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? पहले वादा कर, शर्त पूरी करेगा। हाँ भाई, पहले बता तो क्या शर्त है? पहले वादा कर। हाँ भाई, किया वादा। तू वादा कर कि अब तू कभी नशा नहीं करेगा। अरे पागल, नशा करना तो मैंने कब से छोड़ दिया, तभी से जब से नित्या मुझे मिली है। वैसे भी जिस शख्स को मोहब्बत का नशा होता है, उसे कोई नशा करने की जरूरत नहीं होती। मैंने नित्या के लिए ऑटोमेटिक चलने वाली 2 व्हील चेयर ला दी थी, जिस पर नित्या के हाथ के पास बटन लगे थे, जिसे नित्या अपने हाथों से नियंत्रित कर सकती थी। जब वो चाहे उससे आगे पीछे हो सकती थी। सोने के लिए बेड भी बना सकती थी। 2 व्हील चेयर इसलिए, अगर एक खराब हो गई तो दूसरी उसी वक्त हाजिर हो जाए। मैं नित्या का ख्याल रखने में कोई कमी नहीं रखना चाहता था।
नित्या की पट्टियां खुल गई थीं। अब वो अपने हाथों से खाना खा सकती थी। नर्स आज ही उसके हाथ पैरों की पट्टियां खोल कर गई थी। मैंने खाना लेकर नित्या के पास रख दिया था। जब मैं वापस आया तो देखा खाना वैसा थी। मैंने खाना लेकर नित्या के पास रख दिया था। जब मैं वापस आया तो देखा खाना वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। नित्या ने कुछ नहीं खाया था। आपने खाना क्यों नहीं खाया? मैंने हैरानी के साथ नित्या से पूछा। नित्या ने मेरे सवाल का कुछ जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप खाने की थाली की ओर देख रही थी। नित्या को यूं चुप देखकर मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ? नित्या ने फिर कुछ जवाब नहीं दिया। आपके हाथों में दर्द हो रहा है क्या? नित्या ने कहा कुछ नहीं, बस अपना हाँ में सिर हिला दिया। मैं समझ गया कि नित्या के हाथ में दर्द हो रहा था, इसी वजह से उसने खाना नहीं खाया। मैं रोटी का निवाला तोड़कर अपने हाथों से नित्या को खिलाने लग गया। पत्ता गोभी की सब्जी बहुत तीखी बनी थी। जैसे ही नित्या ने पहला निवाला खाया, उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगे। नित्या ने झट से पास में रखा पानी का गिलास उठाया और एक ही बार में गटागट पूरा पानी पी गई। मैं हैरान था ये सोचकर कि जब नित्या को रोटी तोड़ने में इतना दर्द हो रहा था तो उसने पानी का गिलास इतनी फुर्ती से कैसे उठा लिया। जब नित्या की प्यास बुझ गई तो वो धीरे धीरे अपना सिर ऊपर करने लगी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी चोरी पकड़ी गई। मैं नित्या का मासूम चेहरा देखकर मन ही मन हंसने लगा। मैंने नित्या को रोटी खिलाना बंद कर दिया। नित्या और मैं दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। मैं क्या करती, आदत हो गई थी आपके हाथों से खाने की। अब मैं वो आदत बिगाड़ना नहीं चाहती, नित्या ने प्यार से कहा। नित्या की बात सुनकर मैंने वापस से उसे खाना खिलाना शुरू कर दिया। मुझे ये तो पता चल गया था कि नित्या मुझे पसंद करने लगी थी, पर यह नहीं पता था कि ये पसंद सिर्फ पसंद थी या प्यार। पसंद और प्यार में बहुत फर्क होता है। मैं चाहता था नित्या अपने प्यार का इजहार खुद करे। मैं इस बार अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करना चाहता था। तारीख 6 अगस्त 2017, शाम 4 बजे। विराट अपनी जिंदगी की कहानी सुना ही रहा था कि उनकी ट्रेन रायगढ़ स्टेशन पर आकर रुक गई। एक 11 साल का बच्चा, जिसके एक हाथ में चाय की केतली और दूसरे हाथ में चाय के कप थे, चाय चाय चिल्लाता हुआ सौम्या के पास आया और कहने लगा, मैम चाय दूं क्या? सौम्या कुछ बोलती उससे पहले ही विराट ने कहा, हमारा स्टेशन आ गया है, हमें यहीं उतरना है। सौम्या और विराट ट्रेन से उतरकर स्टेशन के बाहर खड़े हो गए। वहीं पर सामने बस स्टैंड था। आप यहीं रुकिए, मैं बस की टिकट लेकर आता हूँ, विराट ने कहा। क्या बस की टिकट? सौम्या ने चौंक कर कहा। हाँ, बस की टिकट। दक्कन जाने के लिए हमें बस पकड़नी होगी और फिर वहां से कांची जंगल का सफर पैदल तय करना पड़ेगा, क्योंकि उस रास्ते से कोई बस नहीं जाती। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था विराट, मेरा मतलब ये था कि तुम तो हीरे की कंपनी के मालिक थे ना, और तुम्हारे पास फरारी और कई कारें भी थीं, तो हम बस से क्यों जाएंगे? सौम्या जी, अभी तो आपने मेरी जिंदगी का आधा किस्सा सुना है, पूरा सुनना बाकी है। अभी मेरी बेगानी प्रेम कथा खत्म नहीं हुई है। आप चलिए, मैं रास्ते में आपको सब बताता हूँ। विराट और सौम्या बस में बैठ गए थे। सौम्या खिड़की के पास बैठी हुई थी और विराट उसके बगल में। खिड़कियों से हवाएं बस के अंदर आ रही थीं, जिस कारण सौम्या के चेहरे का आंख के पास का निशान, जिसे सौम्या हमेशा अपनी जुल्फों से ढककर रखा करती थी, वो विराट को साफ साफ नजर आ रहा था। विराट
उसी निशान को घूरे जा रहा था। उसके मन में यही सवाल घूम रहा था कि इतने खूबसूरत चेहरे पर यह निशान कहां से आया। उस निशान को देखकर विराट बेचैन हुए जा रहा था। उससे रहा नहीं गया और उसने सौम्या से पूछ ही लिया, यदि आपको कोई परेशानी नहीं हो तो क्या आप मुझे बता सकती हैं आपके चेहरे पर ये निशान कैसा है? आखिर तुमने देख ही लिया। सौम्या ने अपने चेहरे का निशान वापस से अपने जुल्फों से छुपाते हुए कहा। सौम्या ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, कितनी भी कोशिश करो अपना अतीत भुलाने की, पर कुछ घाव ऐसे होते हैं जो आपको आपका अतीत याद दिला ही देते हैं। अगर आपको कोई परेशानी है तो रहने दीजिए। नहीं, इसमें परेशानी किस बात की? पर पता नहीं सच्चाई जानने के बाद तुम मुझ पर भरोसा करोगे भी या नहीं। कहीं तुम ये न समझ बैठो कि ये अंधी मेरी नित्या की मदद कैसे करेगी। इसे तो खुद मदद की जरूरत है। क्या कहा आपने? अंधी? विराट ने चौंक कर पूछा। हाँ, अंधी। देखकर लगता नहीं ना कि जो लड़की अपने सब काम खुद कर लेती है, यहाँ तक कि प्रेत आत्माओं का सामना भी कर लेती है, वो अंधी कैसे हो सकती है? हाँ, नहीं होता यकीन। विराट ने अपना मुंह फाड़ते हुए कहा। उस वक्त मैं 16 साल की थी और स्कूल की छुट्टियों में दादी के घर महाराष्ट्र गई हुई थी। मम्मी, पापा और मेरा छोटा भाई चीकू राजस्थान के दबकन में ही थे। हमारा दबकन में ही हीरो का व्यापार था। मुझे दादी के पास गए हुए अभी 15 दिन ही हुए थे कि मम्मी और पापा का फोन आना बंद हो गया। पहले मम्मी पापा रोज फोन किया करते थे, पर अब 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त हो गया था, उनका कोई फोन नहीं आया था। मुझे और दादी को उनकी फिक्र होने लगी। एक रात मैंने एक बुरा सपना देखा जिसमें मम्मी और पापा मुसीबत में थे, इसलिए मैं अपनी दादी और मामा जी के साथ दबकन आ गई। जब हम हमारे बंगले पर पहुंचे तो देखा वहां पर न मम्मी थी न पापा, न ही वहां पर मेरा छोटा भाई। वहां पर कोई नहीं था। हमारा बंगला कांची जंगल के अंदर था। हमारे बंगले के आसपास कोई नहीं रहता था जिससे हम मम्मी पापा और छोटे भाई के बारे में पूछ सकते। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी और पापा ऐसे बिना बताए कहाँ जा सकते थे। हम लोग जंगल में मम्मी पापा और छोटे भाई को ढूंढ ही रहे थे कि मामा जी को एक बड़े से पीपल के पेड़ के ऊपर मम्मी, पापा और छोटे भाई की लाशें उल्टी लटकी हुई मिली। उनकी मौत से ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि उनके शरीर पर एक भी खरोंच के निशान नहीं थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो कुछ पता नहीं चला था। डॉक्टर भी इस बात का पता नहीं लगा पा रहे थे कि उनकी मौत कैसे हुई। लोग बातें कर रहे थे कि किसी ने उन्हें जादू टोने से मारा है, क्योंकि उन तीनों का शरीर पूरी तरह काला पड़ गया था। जिस पीपल के पेड़ के पास से हमें मम्मी, पापा और छोटे भाई की उल्टी लटकी हुई लाशें मिली थी, उसी के नीचे 3 नींबू भी मिले थे। तीनों नींबुओं पर एक एक कील घुसी हुई थी। कहा जाता है कि नींबू में कील तभी घुसाई जाती है जब हमें किसी को बहुत ही बेरहमी से मारना हो और उस हालत में कोई भी शक्ति उनकी मदद नहीं कर सकती। उसी दिन मामा दादी को बता रहे थे कि जिस वक्त वो मम्मी, पापा और छोटे भाई का अंतिम संस्कार कर रहे थे, उस वक्त पंडित वेद व्यास जी वहां पर आए थे और उन्होंने कहा था, वो बंगला खाली करके चले जाओ वरना वो सबको मार देगा। उन्होंने बस इतना ही कहा था और वो वहां से चले गए। हाँ, मुझे भी यही लगता है। हमें ये बंगला बेच देना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे तो ये कोई शापित बंगला लगता है, दादी ने मामा को समझाते हुए कहा। लेकिन मामा ने दादी की बात नहीं मानी। मम्मी,
पापा और छोटे भाई के अंतिम संस्कार को अभी बस 2 ही दिन हुए थे। मैं अपने कमरे में सो रही थी, तभी दादी की जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देने लगी, जिस कारण मेरी नींद खुल गई। जिस कमरे से दादी के रोने की आवाज आ रही थी, जब मैं वहां पर पहुंची तो देखा मामा जमीन पर मरे पड़े थे। मामा के गले से खून बहे जा रहा था। ऐसा लग रहा था किसी ने तेज धार वाले चाकू से उनका गला रेत दिया था। वहीं पर दादी खड़ी थी, जिनके हाथों में खून से सना हुआ चाकू था। दादी रोई जा रही थी और रोते रोते कह रही थी, देख सौम्या, ये तेरे मामा को क्या हो गया? कुछ बोल ही नहीं रहे। कब से मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ। जब मैं रोते रोते मामा की लाश के पास गई तो देखा दादी की आंखों की काली पुतलियां गायब हो गई थीं। उनका बर्ताव और आवाज भी बदल गई थी। उनके अंदर से किसी आदमी की आवाज आ रही थी। मुझे दादी को देखकर डर लगने लगा था। उनकी आंखों में मुझे मारने का जुनून नजर आ रहा था। मैं अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगी और भागते भागते सीढ़ियों से गिर गई, जिस कारण मेरे सिर से खून निकलने लगा। जो दादी पहले लड़खड़ाकर चलती थी, वो मुझे मारने के लिए ऐसे भाग रही थी जैसे वो अभी भी जवान हो। मैं जल्दी से सीढ़ियों पर से उठी और दरवाजे की ओर भागने लगी। मैं दरवाजे तक पहुंची ही थी कि मेरा सिर दरवाजे से टकरा गया और दरवाजे का कुंडा मेरी आंख पर लग गया। मैं वहीं पर गिरकर तड़पने लगी थी। मेरी आंखों से खून बह रहा था। दादी मुझे मारने आ ही रही थी, तभी वो एकदम से रुक गई, जैसे वो किसी को देखकर डर गई हो। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां मम्मी पापा, छोटे भाई और मामा की आत्माएं थीं, जो मेरे साथ थीं। फिर मैंने जब दोबारा दादी की तरफ देखा तो उन्होंने अपने हाथ का चाकू नीचे फेंक दिया था। जब मैंने वापस मम्मी पापा की तरफ देखा तो वहां पर पंडित वेद व्यास जी खड़े थे। पंडित वेद व्यास जी बार बार मंत्र पढ़े जा रहे थे। वो दादी पर गंगा जल फेंकने ही वाले थे, तभी दादी ने हंसते हुए अपने हाथ से अपना गला काट लिया। उनके हाथ चाकू की तरह पैने हो गए थे। उस वक्त उनका खून लाल नहीं, काला था, और वही खून मेरी आंखों पर आकर गिर गया। जब अगली सुबह मैंने अपनी आंखें खोली तो सब तबाह हो चुका था। मेरा पूरा परिवार खत्म हो चुका था। मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी थी और ये बदसूरत निशान मेरी आंख के नीचे चेहरे पर आ गया था। इस निशान के साथ कुछ अदृश्य शक्तियां भी मुझे मिल गई थीं। पंडित वेद व्यास जी ने मुझे बताया कि मेरी दादी पर किसी ने काला जादू किया था। मैंने उनसे पूछा, किसने किया था? उस वक्त उन्होंने कहा, सही समय आने पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। उस हादसे के बाद मुझे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी थी। कोई मुझसे कहता रहता, बचाओ बचाओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जब इस बारे में मैंने पंडित वेद व्यास जी को बताया तो उन्होंने कहा, ये दूसरी दुनिया की आवाजें हैं, काली दुनिया की, जहाँ पर प्रेत आत्माओं का वास होता है। तुम्हें इन पर काबू करना सीखना होगा। उन्होंने मुझे बंगाल के आराध्य विश्वविद्यालय में भेज दिया, जहाँ पर मैंने तंत्र मंत्र और अपनी शक्तियों का उपयोग करना सीखा। मैंने कई बार बोला पंडित वेद व्यास जी से, मैं वापस आना चाहती हूँ और अपने परिवार की मौत का पता लगाना चाहती हूँ, पर वो हमेशा कहते, जब सही वक्त आएगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। उसी रात 10:30 बजे। दबकन दबकन, यहाँ से बस वापस मुड़ने वाली है, जिसे भी उतरना है जल्दी उतर जाओ। बस कंडक्टर ने कहा, हाँ भैया, यहीं पर रोक दीजिए, हमें यहीं उतरना है। विराट ने हाथ से इशारा करते हुए कहा। विराट और सौम्या बस से नीचे उतर गए। ये कहानी छुपी थी मेरे इस निशान के पीछे। सौम्या ने अपने चेहरे के निशान पर हाथ रखते हुए कहा,
कुछ पल के लिए विराट निशब्द हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। जिंदगी में कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम सामने वाले से हमदर्दी तो जताना चाहते हैं पर नहीं जता पाते, क्योंकि हमें पता होता है हमारे लफ्ज उसके घावों को नहीं भर सकते। सौम्या और विराट सड़क पर चलते जा रहे थे। सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक कांची जंगल फैला हुआ था। आबादी का कहीं नामो निशान नहीं था। सौम्या ने सड़क पर चलते चलते विराट से पूछा, विराट फिर क्या हुआ? तुमने नित्या से अपने प्यार का इजहार किया या नहीं? सौम्या जी, प्यार का इजहार करने से पहले ही हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया। सोचा था वो सच नित्या को कभी नहीं बताऊंगा, पर उसे बताना पड़ा। विराट ने सौम्या के सवाल का जवाब देते हुए कहा, कैसा सच विराट? सौम्या ने हैरानी के साथ पूछा। विराट वापस से सौम्या को अपनी बेगानी प्रेम कहानी सुनाने लगा।